शुरू करूंगा, इंथाल्पी। तो ये इंथाल्पी क्या होता है, इसको ध्यान रखना। इंथाल्पी को एच से डिनोट करते हैं, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। आपको ये पता है ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। आपको ये भी पता है ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी पता है प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंथाल्पी होगा दिस विल ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ये बता चुका हूं मैं। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं, डिफ्रेंसिएशन निकालूं, तो ये भी लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। आप उसको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, P2 V2 माइनस P1 V1। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात करूं, तो आइडियल गैस के लिए हमको पता है क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ये चीज यहाँ पर मैं पुट करूं तो ये लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी, अच्छा एन आर टी। आपको ये ध्यान रखना है ये टेम्परेचर जो होता है ना कांस्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर रिमेन दैट रिएक्शंस विल ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मैं एन आर को बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पर ओनली एन बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन टी आर टी डेल्टा एन जी। और यहाँ पर ये ध्यान रखना डेल्टा एन जी क्या है, वेयर डेल्टा एन जी इज व्हाट, sum of sum of gaseous product minus sum of gaseous reactant। sum of gaseous reactant। और भी कुछ बातें बता दूं, ये जो इंथाल्पी है ये तो स्टेट फंक्शंस है, ये तो बता चुका हूं। H इज स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन द मास, इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। दूसरा चीज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H cannot be calculated and change in internal energy, change in enthalpy that is delta H is equal to H final minus H initial। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे मान लो कि वाटर लिक्विड वेपोराइजेशन हो रहा है, वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, ये वाटर लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शंस के लिए मान लीजिए डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको दिया है, लेट इट बी 50 किलो जूल पर मोल, ऐसा दिया हुआ है 50 किलो जूल पर मोल, और आपसे बोला है कि कैलकुलेट डेल्टा ई निकालना है।
तो देखो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। किसी भी गैसियस रिएक्शंस के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो क्या मुझे इस रिएक्शंस का डेल्टा एन जी बता सकते हैं इस रिएक्शंस के लिए? व्हाट विल बी द डेल्टा एन जी ऑफ दिस रिएक्शंस? यहाँ देखो डेल्टा एन जी लिखा हुआ है, क्या होता है बताओ? और डेल्टा एन जी आपको मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, हाँ क्या? 1। अच्छा 1, बिल्कुल बिल्कुल सही 1। डेल्टा एन जी जो होगा दैट विल बी, देखो प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स 1 है और रिएक्टेंट साइड 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड ये लिक्विड है, लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ओनली 1 हो जाएगा। ओके चलो, डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 आर, और टेम्परेचर ये मान लो कि रिएक्शन टेम्परेचर भी दे दिया, दैट इज 300 केल्विन, लेट इट बी 300 केल्विन दे दिया, तो टेम्परेचर का वैल्यू रख सकते हैं 300। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। जैसे देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया है, डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू 50 दिया हुआ है और वो भी किलो जूल में, तो ये भी निकलेगा किलो जूल में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किलो जूल मेंटेन करना है। अभी यूनिट क्या होगा, अभी अगर आर का वैल्यू, आर का वैल्यू जूल में पता है या नहीं? आर का वैल्यू जूल में, आर का वैल्यू जूल में मैं बताया था 8.314 जूल। और या इसको आप चाहो तो इस तरह कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 25/3 लिखेंगे इसको जूल में, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 25/3, टेम्परेचर का वैल्यू 300। ये जो अभी आया वैल्यू जूल में आया, इसको किलो जूल में बदलना है। किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 जीरो 2 जीरो कैंसल्स, 3 से 3 कैंसल्स, क्या आ जाएगा डेल्टा ई बताइए? 50 माइनस 25, दैट विल कम 25 किलो जूल। ये जो डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा दैट इज 25 किलो जूल। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे ये फॉर्मूला को यूज करते हैं? आया या नहीं आया? आ गया सर। चलो ओके, इसको लिख लीजिए जल्दी सा, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या है देखिए, लिखिए उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सबसे पहला हम आइसोबारिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, अब इसमें बताओ इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या चीज कांस्टेंट रहता है? आइसोबारिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हाँ, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चलो देखो इसमें हम अगर पहले वर्क डन निकालूं, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मैं बताया था, माइनस पी एक्सटर्नल dt बताया था, dv। अब ये कांस्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस में, ये p एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो p एक्सटर्नल v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा।
अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम ये चीज जानते हैं, ये जो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहां पर अगर ये चीज, और वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हो, अगर यहां पर मैं लिख दूं पी डेल्टा वी, देखो ऐसे करते हैं, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। पीवी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एन आर टी, और हम जानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को बाहर निकाल लेते हैं। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन सब में कोई भी रिएक्शन जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, तो टेम्परेचर को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या ओनली मोल्स चेंज होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां पर माइनस पी डेल्टा वी के जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एन जी आर टी। तो किसी भी गैसियस रिएक्शंस के लिए, किसी भी गैसेस के लिए हम वर्क डन का फॉर्मूला ये यूज करेंगे फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। और डेल्टा एन जी का मतलब पता है, सम ऑफ गैसियस मोल्स माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है, देखिए PCl5 गैस डिसोसिएट हो रहा है PCl3 गैस में प्लस Cl2 गैस में। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका, ये जो रिएक्शंस हो रहा है 300 केल्विन पर हो रहा है, ओके, और इन ए क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो मोल्स ऑफ PCl5 जो दिया हुआ है दैट विल लेट इट बी 5, और आपको निकालना है क्या, इस क्वेश्चंस में वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए, पहले इस फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको डेल्टा एन जी का वैल्यू पता रहना चाहिए, जो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1। अच्छा, ये एडिशनल डाटा हो गया, इसको हटाओ, इतना ही है। डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 आ गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 आया। आर का वैल्यू अगर हम जूल में रखे, जूल में, तो ये 25/3 होगा, और ये टी का वैल्यू 300 होगा, ये 100 आ गया, क्या आ जाएगा, माइनस 2500 वर्क डन आ जाएगा। अगर किलो जूल में लिखना है तो माइनस 2.5 किलो जूल, ये आंसर हो जाएगा। मीन्स इस PCl5 को डिसोसिएट होने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी माइनस 2.5 किलो जूल। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया। अब दूसरा देखिए, वर्क डन का निकालने का तो फॉर्मूला बता दिया, दैट इज माइनस डेल्टा एन जी आर टी, और या हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी। दूसरा चीज, अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या, एन, अगर यू है तो एन सी बी डेल्टा टी। अगर डेल्टा एच निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन इंथैल्पी निकालना है तो दैट इज एन सी पी डेल्टा टी। और अगर अगर आपको क्यू निकालना है तो फ्रॉम ऐसे लिखेंगे, क्यू निकालने के लिए क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो निकाल चुके हैं, वर्क डन भी निकाल चुके हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको
हीट एक्सचेंज निकल जाएगा। और ये क्या चीज है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा यू माइनस वर्क डन। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम सारा चारों चीज निकाल सकते हैं, Q भी निकाल सकते हैं, वर्क डन भी निकाल सकते हैं, डेल्टा H भी निकाल सकते हैं, डेल्टा यू भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो पीवी ग्राफ में पहले भी कराया था आपको, प्रेशर वॉल्यूम। आपको पता है कि ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, मतलब इस केस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये ग्राफ हो गया, पीवी कर्व हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस ओवर हो गया। दूसरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक, पहले डिस्कस कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहता होगा ना? सब वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप लोग सब पढ़ने वाले हो लग रहा है। इतना सही आंसर कैसे दे रहे हो? सर फिजिक्स में भी पढ़ाया ना थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ाया जा रहा है? हाँ सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है। चलो, तो बिल्कुल आपने कहा क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इस प्रोसेस में। ओके चलो, इस केस में वर्क डन कितना होता है बताओ आप पढ़ा वर्क डन। चलो वर्क डन का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, कितना होगा? जीरो। हाँ, जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी लिखे ये भी जीरो होगा, या आप बोले कि डेल्टा यू ये भी जीरो होगा, क्योंकि हमको पता है डेल्टा वी या डीवी, क्योंकि हमको पता है कि जो इनिशियल, ये एक स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो वैल्यू है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो डिफरेंस निकालोगे तो जीरो ही आएगा। तो इस केस में ध्यान रखना कि वर्क डन जीरो आता है, दैट इज डीवी का वैल्यू क्या, जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो। दूसरा चीज, अगर वर्क डन जीरो हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच लिख सकते हैं, सॉरी डेल्टा यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और आपको क्या पता है, आपको पता है कि वर्क डन इस केस में जीरो होता है, इसलिए लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। और डेल्टा यू निकालने का तरीका पता है आपको, कैसे निकालोगे? डेल्टा यू निकालने का एक ही फॉर्मूला है, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1। इस तरह से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और डेल्टा एच निकालने का तो फॉर्मूला मैं बता ही दिया, क्या इकलौता फॉर्मूला है, एन सी पी डेल्टा टी। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कभी हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या बोलोगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये लिख लो, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी तरह आपसे कभी पूछेगा अगर क्या
हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या बोलोगे डेल्टा एच, ये लिख लेना, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। तो ये ध्यान रखना है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, बता दिया मैं, इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ बताइए कैसा होगा, पीवी ग्राफ। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये आपको पता है कि क्या, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। चलो, तो अगर इस केस में देखिए डेल्टा यू और डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू का वैल्यू पता है, जीरो होगा, क्योंकि इस केस में क्या, डेल्टा टी का वैल्यू क्या, जीरो, क्योंकि हमको पता है ना जो फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें ध्यान रखना है डेल्टा यू का वैल्यू भी जीरो और डेल्टा एच का वैल्यू भी जीरो, ये दोनों जीरो। फिर अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिखूं तो लिख सकता हूं दैट वन इज क्या, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, Q प्लस डब्ल्यू होता है, और डेल्टा यू का वैल्यू जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, रीजन समझा दिया आपको। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। तो आप चारों क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ये दोनों तो जीरो ही होता है और Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। और ये वर्क डन कैसे निकालते हैं, यहां पर देखिए, वर्क डन निकाल दूंगा तो आप Q भी निकाल दोगे, उसमें माइनस साइन लगा दोगे, दैट विल बी इक्वल टू Q। देखिए जैसे क्वेश्चंस करते हैं, पहले डेरिवेशंस कर लेते हैं वर्क डन का, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। देखो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या पता है आपको, दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डीवी होता है। अगर मैं देखो, अगर P एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं, अगर आइडियल गैस यूज करूं तो हम P इज इक्वल टू nRT अपॉन V लिख सकते हैं। तो यहां पर यही करूंगा, P एक्सटर्नल के जगह मैं nRT अपॉन V लिखूंगा और dV। और आपने ये पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आप, इंटीग्रेशंस ऑफ dV अपॉन V क्या होता है, कोई बताएगा? सर नेचुरल लॉग ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज log V यस ln V। तो nRT, ये nRT कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेकर चले आए, और dV अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सही, और यहाँ ln V, और ये लिमिट यहाँ पर लिमिट लगा देता हूं, ये वॉल्यूम का फंक्शन है तो ये लिमिट क्या होगा, V1 से V2। तो यहाँ पर क्या, ये लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, या हम वर्क डन का ऐसे भी यूज कर सकते हैं माइनस nRT ln, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ln V2 अपॉन V1, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस nRT
ln अगर अब प्रेशर के टर्म्स में दिया रहेगा तो हम P1 अपॉन P2 यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। क्यों ऐसा है ये भी मैं बता देता हूं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं ये लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैं आपको गैसीय स्टेट में बताया था ये सब, तो V2 अपॉन V1 के जगह मैं P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूं। तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस में ये इस तरह ध्यान रखिए। एक चीज और बता रहा हूं, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, दिस वन इज माइनस 2.303 इंटू NRT लॉग, अब बेस 10 हो जाएगा, बेस 10 V2 अपॉन V1 अगर वॉल्यूम के टर्म्स में यूज करोगे तो, या माइनस 2.303 NRT लॉग P1 अपॉन P2। ये फाइनल फॉर्मूला है। ये कैसे आया, मैं कहां से मैं 2.303 लगा दिया, तो इसके लिए ध्यान रखें, आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, ln x इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10x होता है। ये ध्यान रखना है, ln x इज नथिंग बट लॉग टू द बेस ex, मतलब इसका बेस e है। अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही मैं किया, यहां पर देख सकते हो कि log टू द बेस e है। अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चारों क्वांटिटीज, अगर वर्क डन निकल गया, माइनस साइन लगाओगे तो Q निकल जाएगा, और डेल्टा H डेल्टा U आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होता है। चलो एक क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस है, कैलकुलेट Q W डेल्टा H डेल्टा U in calorie when 2 mole of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas are expanded isothermally from 10 atm to 2 atm, 10 atm to 5 atm, चलो 5 atm at 300 केल्विन। चलो निकालो, ट्राई करो एक बार थोड़ा। चलो मैं हेल्प करता हूं, यहां पर देखिए, ये क्वेश्चंस एक्सपांडेड आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो दो चीज तो अपने आप पता है, क्या डेल्टा H का वैल्यू 0, डेल्टा U का वैल्यू 0। क्यों 0 यहां समझाया हूं मैं। तीसरा चीज, अगर वर्क डन निकाल लूंगा तो Q निकल जाएगा। वर्क डन कैसे निकालूंगा, अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ देखो, प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर वॉल्यूम दिएगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम देगा तो ये यूज करूंगा, और यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है तो ये यूज करूंगा। क्या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303। एन का वैल्यू देखो क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2 मोल। आर का वैल्यू कैलोरी में आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू कैलोरी में कितना होता है,
किसी को नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, 2 कैलोरी होता है। आर का वैल्यू कैलोरी में 2 कैलोरी, जूल में बता चुका हूँ 8.314, या इसको 25/3 बोलते हैं जूल में, और एटीएम लीटर में 0.0821। तो ये सब याद कीजिए। तो देखो 2 कैलोरी में आर का वैल्यू 2, फिर क्या है टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 लॉग, P1 का वैल्यू, P1 का देखो इनिशियल प्रेशर 10, फाइनल प्रेशर 5, ये क्या आ जाएगा 2, लॉग 2 का वैल्यू बताइए कितना होगा लॉग 2 का वैल्यू? अरे यार कल ही बताया हूं, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस मच कैलोरी विल कम। और ये जो वर्क डन आएगा, वर्क डन निकालने के बाद Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कर लीजिएगा, दैट विल बी Q। तो चारों चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे, दैट वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस लिखिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बताओ? In adiabatic process, there is no heat exchange between system and surrounding. Means Q will remain 0. तो ये ध्यान रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? 0। नेक्स्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इसमें क्या होता है? Q is 0, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं, इसलिए Q का वैल्यू यहाँ 0 होता है। अगर Q का वैल्यू 0 होता है तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में लिख सकता हूँ डेल्टा U इज इक्वल टू क्या? Q प्लस W होता है, और Q का वैल्यू 0 होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W। अगर आपको वर्क डन निकल गया तो डेल्टा U भी आपको पता है। चलो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा U। और डेल्टा U का वैल्यू पता है क्या, कैसे निकालते हैं? NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एन, सीवी का वैल्यू मैं बताया था अगर आपको याद हो तो आर अपॉन गामा -1, कल ही पढ़ा रहा था मैं। तो सीवी के जगह मैं क्या रख दूंगा? आर अपॉन गामा -1, और डेल्टा टी के जगह मैं T2 - T1 लिख सकता हूं। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, एन आर T2 - T1 अपॉन गामा -1, ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप जानते हैं कि P2V2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो NR T2, और P1V1 इज इक्वल टू लिख सकते हो NR T1। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं NR T2 के जगह P2V2 लिख सकता हूं, और NR T1 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P1V1 लिख सकता हूं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस में कैसा डाटा देता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल यूज द फॉर्मूला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, यहाँ पर नाम से ही पता लगता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसको लिखें आप, दीज आर द प्रोसेस, these are the process, these are the process, these are the process which occur by their own, अपने आप होता हो, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मैं बोलूं कि देखो टेम्परेचर का फ्लो, टेम्परेचर का फ्लो हमेशा क्या होता है, हाई टू लो होता है, ये अपने आप होता है। तो ये एक तरह से मैं बोलूंगा कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप। जैसे ये वाटर का फ्लो भी हाई टू लो होता है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस, जो प्रोसेस अपने आप होता हो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से दूसरा एक प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में लिख लीजिए, द प्रोसेस, these are the process these are the process which do not occur by their own, अपने आप नहीं होता है ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये अपने आप नहीं होते हैं। इसको करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप अगर चाहते हो कि ये ग्राउंड फ्लोर पर कुछ पानी है, इस फ्लोर पर जो पानी है इसको आप टॉप फ्लोर पर पहुंचाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको करवाने के लिए क्या, मोटर की आवश्यकता होगी, मीन्स कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी ये जो प्रोसेस होगा, ये पानी जो होगा ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंच जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कि अगर पानी टॉप फ्लोर पर है और ग्राउंड फ्लोर पर है तो अपने आप ये फ्लो कर जाएगा। तो देखो ये जो टॉप फ्लोर से बॉटम फ्लोर तक था, ग्राउंड फ्लोर तक था, दैट वाज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये जो नीचे से ऊपर देते दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होता है, इसको करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है समझ गया। उसके बाद एक नया टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट वन इज इंट्रोपी। इंट्रोपी इंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। तो इंट्रोपी क्या है, इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो इसको लिख लें, इट मेजर द डिग्री ऑफ randomness, it measure the degree of randomness or disorderness of the system. It measure the degree of randomness or disorderness of the system. अगर मैं पूछूं एक चीज, देखो यहां पर मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड है, इंट्रोपी ऑफ सॉलिड, और ये लिक्विड है और ये गैस है। आपको पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये नजदीक नजदीक होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो कहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगा,
कहां पर, यहां पर ज्यादा रेंडमनेस होगा या यहां पर ज्यादा रेंडमनेस होगा या यहां पर ज्यादा रेंडमनेस होगा? गैसेस में ज्यादा रेंडमनेस होगा। किस में रेंडमनेस ज्यादा होगा? पार्टिकल, गैसेस। हाँ पार्टिकल्स कहाँ ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे? तो बोलेंगे गैसेस में। तो ये ध्यान रखना है कि गैसेस का एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होता है, कि गैसेस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा होता है सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है तो दे कैन मूव फ्रीली, मीन्स वहां पर बोलेंगे कि रैंडमनेस ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। बट सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर रैंडमनेस कम है। जैसे यहाँ पर और देखिए, तो ये बता दिया सॉलिड लिक्विड गैस में गैस का रैंडमनेस ज्यादा होता है। अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि CO2 सॉलिड है और अगर यहाँ पर CO2 गैस है, ये CO2 सॉलिड को ही अगर आपको पता हो तो इसको ड्राई आइस बोला जाता है, ड्राई आइस। और ये CO2 गैस है, तो हम बोलेंगे कि इसका ज्यादा रैंडमनेस होगा या इसका ज्यादा रैंडमनेस होगा? गैस का रैंडमनेस ज्यादा होता है, अभी बताया मैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट एक रिएक्शंस में जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो रैंडमनेस क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। अगर रैंडमनेस बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे कि रैंडमनेस बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि इंट्रोपी विल इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। रैंडमनेस बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे क्या, इंट्रोपी इंक्रीज होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट्रोपी इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि H2O लिक्विड और ये H2O सॉलिड है, तो यहां पर बताएं रैंडमनेस बढ़ेगा या घटेगा? ये आपका आइस है और ये आपका लिक्विड वाटर है, तो कहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगा? आइस में ज्यादा रैंडमनेस होगा या लिक्विड में, लिक्विड वाटर में? लिक्विड में। लिक्विड वाटर में। यहाँ पर रैंडमनेस ज्यादा होगा, यहाँ पर रैंडमनेस कम होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंट्रोपी घटेगा, इस रिएक्शंस में इंट्रोपी घटेगा? अगर इंट्रोपी घटेगा तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एस इसके लिए निगेटिव होगा, डेल्टा एस इसका निगेटिव होगा। इसी तरह ध्यान रखना, ये जैसे डायमंड है, डायमंड और ये है ग्रेफाइट, डायमंड है और ये है ग्रेफाइट। तो डायमंड में अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शंस में आपको डायमंड का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता होगा कि डायमंड में एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ऐसे कार्बन का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ऐसा कुछ। ये डायमंड में हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है डायमंड में। और ग्रेफाइट में आपको इतना पता होगा कि लेयर्ड फॉर्म होता है कुछ ऐसा, मैं पढ़ाऊंगा ये डायमंड और ग्रेफाइट। तो इसमें इतना ध्यान रखें कि इसमें लेयर्ड फॉर्म होता है, ऐसा हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। लेयर्ड फॉर्म होता है। तो यहां पर मैं बता सकता हूं, ये बताता हूं कि डायमंड में एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोर क्लोज पैकिंग है, यहाँ पर ज्यादा क्लोज पैकिंग है, इसलिए डायमंड हार्ड होता है। आपको पता होगा डायमंड हार्ड होता है। और ये मोर क्लोज पैकिंग है, यहाँ पर लूज क्लोज पैकिंग है। मोर क्लोज पैकिंग होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा ऑर्डर्ड है, ये ज्यादा ऑर्डर्ड है। और ये वाला हम बोलेंगे लेस ऑर्डर्ड है, मतलब यहां पर रैंडमनेस ज्यादा है, लेस ऑर्डर्ड है। ये समझे, डायमंड के अंदर एक क्लोज पैकिंग है, रेगुलर, मोर क्लोज पैकिंग आर देयर। यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन जो यहां पर है एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड में अरेंज्ड हैं,
बट यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, यहाँ पर जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं ग्रेफाइड में, यहाँ लेस रेंडमली अरेंज्ड हैं, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, डायमंड से ग्रेफाइड जाने पर आपका रेंडमनेस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर लेस ऑर्डर मतलब रेंडमनेस ज्यादा है। तो अगर रेंडमनेस ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि इंट्रोपी बढ़ेगा, या हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब लिख लीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको मैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें ध्यान लिखिएगा, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस यूनिवर्स, या इसको हम बोलते हैं डेल्टा एस टोटल, इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग कोई हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा एस टोटल, इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा, तभी बोलेंगे कि कोई फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, या ऐसे रुक जाओ, ये गलती हो गया, ऐसे लिखो, रुक जाओ, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस यहाँ चेंज कर लीजिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा अगर उसका डेल्टा यूनिवर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कोई प्रोसेस अपने आप तभी होगा, स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब अपने आप, विच ऑकर बाय देयर ऑन, अपने आप। कोई प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा अगर उसका डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। डेल्टा एस यूनिवर्स को ही डेल्टा एस टोटल बोलते हैं। डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद आगे देखिए, यहां पर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ entropy of system, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का एंट्रोपी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है आपको, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर टी एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। ये चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, या नहीं तो ये दूसरा फॉर्मूला, डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस सिस्टम यही दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला ऊपर वाला कब यूज करेंगे, अगर प्रेशर का वैल्यू दे रहा है या टेम्परेचर का वैल्यू दे रहा है तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरा वाला फॉर्मूला जब आपका टेम्परेचर का वैल्यू और प्रेशर का वैल्यू देगा तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो ये यूज करना, पहले ये लिख लो कैसे अप्लाई करते हैं, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं।
लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 1 मोल ऑफ आइडियल, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस was taken through isocoric heating from 100 Kelvin to 1000 Kelvin. Calculate delta S system. तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। हाँ, क्यों सेकंड वाला? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म यूज किया, देखो वॉल्यूम। यहाँ पर ये बता रहा है, ये चिल्ला कर बोल रहा है कि आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम रिमेन सेम, V1 इज इक्वल टू V2, मतलब ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा। आपको पता है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ln 0 होता है, बोल सकते हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आप ओनली NCV ln T2 अपॉन T1। आपको मैं ये बता चुका हूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू बताया हूं। 3R/2। हाँ, 3R/2, बिल्कुल सही, 3R/2। तो आप यूज करो, मोल्स भी क्वेश्चंस में दे दिया, देखो 1 मोल बोल रहा है, देखो। अब आपको वैल्यू यूज करना है, डेल्टा सिस्टम निकालिए जल्दी सा। दैट इज व्हाट, N का वैल्यू 1, CV का वैल्यू 3R/2, और टेम्परेचर तो दे ही दिया है, ln 1000, फाइनल टेम्परेचर 1000, इनिशियल टेम्परेचर 100, ये क्या आ जाएगा 3R/2, और ln 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये 2.303। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा डेल्टा सिस्टम आपका। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस was heated at a constant pressure of 1 atm, to double its temperature, if the initial temperature is 300 Kelvin, then calculate डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट कीजिए। तो अभी बताइए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? मिटा दिया हूं मैं। सर प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला। हाँ बिल्कुल सही, प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि क्वेश्चंस में एक तो यहाँ पर देखो एक चीज लिख दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर लिखने का मतलब होता है कि P1 इज इक्वल टू क्या, P2 हो गया, एक टर्म पूरा गायब हो गया। मतलब मैं फॉर्मूला अगर लिखूं डेल्टा सिस्टम का तो क्या होगा, दैट इज NCV
ln, अच्छा Cp प्रेशर वाला ना, Cp ln T2 अपॉन T1 प्लस nR ln P1 अपॉन P2। प्रेशर में P1 अपॉन P2 और वॉल्यूम में क्या यूज करोगे, V2 अपॉन V1। वॉल्यूम में V2 अपॉन V1 यूज करोगे तो देखो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2 है। क्या क्वेश्चन में Cp का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में डायटोमिक गैस बोला है। डायटोमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू क्या होता है बताओ, 5R/2, और Cp का वैल्यू कितना होता है, 7R/2। 7R/2। तो ये ध्यान रखना है, 7R/2। तो यहाँ पर देखो मोल क्वेश्चन में बोल दिया है 1 मोल, देखिए यहाँ पर, और ये 7R/2 ln T2 का वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया कि डबल इट्स टेम्परेचर। अगर इनिशियल टेम्परेचर 300 है तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 600। तो ये 2 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आ जाएगा, 7R ln 2। अगर हम कैलकुलेट करेंगे 7R ln 2 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। अब वो कैलकुलेट कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ R। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। Thank you, sir.